Hello everyone, welcome. Today we are going to study our class 9 chapter economics, chapter 4, that is food security. Why there is a need of food security? The poorest section of the society remains food insecure all the time. जैसा कि हम जानते हैं, हमने अभी प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था, विच इज रिलेटेड टू आवर पॉवर्टी. ड्यू टू द पॉवर्टी द फूड सिक्योरिटी क्राइसिस इज अराइज. कि आखिर ये प्रॉब्लम आई क्यों, इसकी जरूरत क्या पड़ी कि हमें फूड को सिक्योर रखना पड़ा, और ऐसे कौन से लोग हैं जिनके पास फूड अवेलेबल नहीं है. The poorest section of the society remains food insecure all the times. Poorest section कौन से हुए? हमारे poverty class वाले, जिनके पास कंजप्शन के लिए इतना सेविंग नहीं होती है कि वो अपनी नेसेसरी फूड आइटम्स को कंज्यूम कर सके. People above poverty line might also feel food insecure in times of natural calamity. हम बात कर रहे थे कि फूड अनअवेलेबल होता है पूरेस्ट सेक्शन के पास, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि नेचुरल कैलेमिटीज, ड्यू टू द नेचुरल कैलेमिटीज, जो अबव पॉवर्टी लाइन के लोग होते हैं उनके पास भी फूड अवेलेबल नहीं होता है, वो भी फूड इनसिक्योर फील करते हैं. Natural calamities like earthquake, drought, flood, tsunami, etc. Now, how the calamities affect food insecurity? जब हम बात कर रहे हैं कि above poverty line के लोग भी food insecurity को face करते हैं, तो how, कैसे? How the calamities affect food security? Due to the natural calamities, the production of the crops decreases. देखिए, कोई भी अगर natural disaster होता है तो हम क्रॉप को प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, प्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं, विच लेड टू द फूड स्केर्सिटी. अगर क्रॉप का प्रोडक्शन नहीं होगा तो फूड की स्केर्सिटी होगी ही होगी. अगर फूड की स्केर्सिटी हो जाएगी तो व्हाट विल हैपन? ड्यू टू द स्केर्सिटी फूड प्राइसेस अप. जब हम बात कर रहे हैं कि ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटीज अगर हो जाएगी तो फूड का प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा. अगर फूड का प्रोडक्शन नहीं हो पाया जितना पर्याप्त क्वांटिटी में हमें चाहिए, तो क्या होगा? उसकी प्राइसेस क्या होंगी? बढ़ जाएंगी. जितना हमारे पास क्वांटिटी में व्हीट होना चाहिए था, राइस होना चाहिए था, वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की क्या होगी? मार्केट में प्राइस बढ़ जाएगी. एट दिस पॉइंट सम डिसएडवांटेजेस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी विल बी डिप्राइव्ड ऑफ फूड. तो ऐसे रीजन में, ऐसे सिचुएशन में क्या होगा? जो सोसाइटी के ऐसे लोग जो डिप्राइव्ड हैं, जिनके पास पर्याप्त मात्रा में इनकम नहीं है, उनके पास फूड का डिसएडवांटेज हो पाएगा, उनके पास फूड अवेलेबल नहीं हो पाएगा. क्यों? हमारे पास इनकम तो है, हमारे पास पैसे तो हैं, लेकिन आज उस प्रोडक्ट की जो प्राइस है, उस प्राइस में मैं उस प्रोडक्ट को कंज्यूम नहीं कर सकती. दैट इज द disadvantages for that society. If the calamity existed for long time, मान लीजिए कि अगर कोई calamity long time के लिए exist कर जाती है सोसाइटी के अंदर, तो क्या होगा? स्टार्वेशन हो जाएगा, फेमाइन हो जाएगा, भूखमरी फैल जाएगी और सूखा पड़ जाएगा. लोगों को काफी डिजीज हो जाती है अगर उनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स हैं, विटामिन हैं, सप्लीमेंट्स अवेलेबल नहीं हो पाते हैं, वो कंज्यूम नहीं कर पाते हैं, तो इन केस में उनको माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम हो जाती है. इट में अल्टीमेटली लीड टू वाइड स्प्रेड डेथ ड्यू टू द वीकनेस. क्या होगा? मैंने अभी आपको बोला कि पेंडेमिक हो जाता है. अगर पर्याप्त मात्रा में खाना अवेलेबल नहीं होगा, फूड अवेलेबल नहीं होगा, तो ह्यूमन बीइंग वीकनेस फील करेंगे, सिक फील करेंगे, और उसकी वजह से काफी लोगों की डेथ हो जाती है. नाउ, हु आर फूड इनसिक्योर? ऐसे कौन से लोग हैं जो फूड इनसिक्योर फील करते हैं? People with little or no land, traditional artisans, providers of the traditional services, petty self-employed workers and destitutes including beggars are the main sufferers of the food and nutrition insecurity. कौन से ऐसे लोग हैं जिनके पास फूड इनसिक्योरिटी होती है? तो वो ऐसे लोग हैं जिनके पास या तो लैंड है ही नहीं, जो पुराने ओल्ड ट्रेडिशन आर्टिशियंस हैं,
या हम कहें जो पुरानी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जो काम करते हैं डेली बेसिस के ऊपर कि हमारे पास आज के लिए हमने फूड सिक्योर कर लिया, अब कल का कल देखा जाएगा, ऐसे लोग जिनके पास प्रॉपर फूड नहीं है, जिनके पास अगर फूड है तो उस फूड में न्यूट्रिशंस नहीं है, ऐसे लोग फूड इनसिक्योरिटी को फील करते हैं। अब हम बात करें अर्बन एरियाज की। इन अर्बन एरियाज पीपल एम्प्लॉयड फॉर लो वेजेस। अर्बन एरियाज में भी ऐसे लोग नहीं है कि सारे रिच क्लासेस के हैं कि हाई स्टेटस के हैं, ऐसा नहीं है। कुछ ऐसे लोग हैं जो लो वेजेस पे काम करते हैं, जैसे हमारे कैजुअल लेबर्स हैं, मार्केट्स हैं, ये दीज आर द मेनली मेजर विक्टिम्स। ऐसे लोगों को ऐसे लोग ज्यादा फूड इनसिक्योरिटी प्रॉब्लम को डे बाय डे अपने रूटीन में फेस करते हैं। इनके अलावा large portions of the pregnant and the nursing mothers and the children under 5 years of age suffer from malnutrition। देखिए जो लेबर क्लास लोग होती है या जो लो वेजेस अर्निंग पीपल होते हैं, अगर उनमें कोई प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं, नर्सिंग मदर्स हैं, जिनको रिक्वायरमेंट है प्रॉपर न्यूट्रिशन की, वो न्यूट्रिशन को इनटेक नहीं कर पाते हैं, तो दे सफर फ्रॉम माल न्यूट्रिशन इंक्लूडिंग चिल्ड्रन ऑल्सो देयर आर दस फूड इनसिक्योर। इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टेटस, ऐसे लोग जिनका जो बैकवर्ड है इकोनॉमिकली, जिनको फाइनेंशियल की प्रॉब्लम है, जिनको फाइनेंस की बहुत ज्यादा डे टू डे जो फेस करते हैं प्रॉब्लम्स को, या जो नेचुरल डिजास्टर से अभी तक उभर के ही नहीं आ पाए हैं ड्यू टू द नेचुरल कैलेमिटीज, जो अपना सब कुछ खो चुके हैं, काफी ऐसे लोग भी हैं जो अभी तक फूड इनसिक्योरिटी के प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। Since independence, India has aimed to achieve self-sufficiency in food grains. So the Green Revolution was the result of a strategy implemented after the independence. Independence के वक्त ही कहा गया था कि हमारा मेन मकसद ये रहेगा कि हम अपने देश में पर्याप्त मात्रा में फूड ग्रेन को सप्लाई कर पाएं। सो हमारे यहाँ पे ग्रीन रिवोल्यूशन, हरित क्रांति चालू करी गई थी, जिसका रिजल्ट काफी अच्छा रहा था, जिससे हम जो जहां जहां पे लैग था, जहां पे अवेलेबिलिटी नहीं थी फूड की, वहां पर ये फूड ग्रेन्स को पहुंचाया गया। नाउ डायमेंशंस ऑफ फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। अगर हम इसकी बात करें, डायमेंशन ऑफ फूड सिक्योरिटी इन इंडिया आखिर है क्या, ये चाहता क्या है, फूड सिक्योरिटी जो वर्ड है आखिर इसका मतलब क्या है। अगर हम इसको थोड़ा डीपली स्टडी करें तो हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है अवेलेबिलिटी, मतलब कि हमारे पास कितनी मात्रा में, और अगर है तो क्या वो हमारे लिए पर्याप्त है। अवेलेबिलिटी, फूड प्रोडक्शन विद इन द कंट्री, दैन कितना हमारे पास फूड प्रोड्यूस हो रहा है देश के अंदर, कितना हम उसको इंपोर्ट कर रहे हैं, स्टॉक स्टोर्ड इन द गवर्नमेंट ग्रेनरीज, और गवर्नमेंट ग्रेनरीज के पास, गवर्नमेंट वेयर हाउस के अंदर हमारे पास कितना स्टॉक अवेलेबल है, दैट इज द इंक्लूडेड इन अवेलेबिलिटी। देन नेक्स्ट accessibility. Accessibility means that is the food within the reach of every person। ऐसा नहीं है कि फूड तो है लेकिन अवेलेबल नहीं है, तो फूड तो है हमारे पास लेकिन फूड की रेट इस तरह से फिक्स करी गई हो कि वो सबके पास अवेलेबल हो, कोई भी भूखा न सोए। तो हमारे यहाँ पर इसके लिए इंदिरा गांधी योजना स्टार्ट करी गई थी प्रधानमंत्री जी के द्वारा, जिसमें अन्नपूर्णा योजना भी थी, जिसमें 8 रुपए पर प्लेट खाना दिया जाता है, और अभी भी कंटिन्यू है ये स्कीम, क्योंकि हमारा मेन मुद्दा ये था कि हमारे देश में कोई भी भूखा नहीं सोएगा। नाउ अफोर्डेबिलिटी, मतलब फूड अवेलेबल तो है लेकिन हमारी कैपेसिटी है कि नहीं उस फूड को बाय करने की। Enough food is available for all the persons have capacity to buy food for the acceptable quality and there is no barrier on access of food. Now, food insecure groups in urban areas, हमारे पास जब हम ये 3 मेन पॉइंट्स की जब हम बात करते हैं, that is accessibility, availability, जब हम 3A's की बात कर रहे हैं, and affordability, तो ये मेन हमारा जो मेन ये 3 डायमेंशंस हैं, ये हमारे प्रॉपर फूड इनसिक्योरिटी को डिफाइन करता है। अगर ये तीनों ए है तो किसके पास नहीं है? एक्सेसिबिलिटी होना चाहिए, अवेलेबिलिटी होना चाहिए, और अफोर्डेबल प्राइस में हमारे पास फूड ग्रेन अवेलेबल होना चाहिए, तो हम फूड सिक्योर है, अदरवाइज हम फूड
इनसिक्योर है। एनफ फूड इज अवेलेबल फॉर ऑल द पर्सन एंड देयर इज नो बैरियर, किसी के पास भी कोई बैरियर नहीं होना चाहिए कि भाई मेरे पास इनकम नहीं था तो मैं इसको कंज्यूम नहीं कर पाया। तो गवर्नमेंट का मेन मुद्दा यही रहता है कि हम हमारे प्रोडक्ट के प्राइसेस इस तरह से फिक्स करें जिससे कि वो सबके लिए अवेलेबल हो सके और सभी उसको कंज्यूम कर सके। नाउ जब हम अर्बन एरियाज की बात करते हैं तो ऐसे कौन से लोग हैं अर्बन एरियाज में जो फूड इनसिक्योर हैं? फर्स्ट, पर्सन एम्प्लॉयड इन इल पेड ऑक्यूपेशन, पर्सन काम तो कर रहा है लेकिन वो ऐसे ऑक्यूपेशन में है जहां पर उसकी सैलरी अच्छी नहीं है, और कैजुअल लेबर, पर डे के अकॉर्डिंग जो काम करते हैं हमारे कंस्ट्रक्शन क्लास मेनली। नाउ फूड इनसिक्योरिटी इन सोशल कंपोजिशन, जिसको कहा जाता है सोशल कंपोजिशन का मतलब ऐसी कास्ट, ऐसे बिलोंगिंग्स जो बिगनिंग से लेके एंड तक फूड इनसिक्योरिटी की प्रॉब्लम को सफर करते हैं। उसमें फर्स्ट आते हैं हमारे शेड्यूल कास्ट, देन शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसीज एंड माइग्रेंट्स। माइग्रेंट्स मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं ड्यू टू सम फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, दे वर अनेबल टू कंज्यूम द फूड। देन मेनली द फीमेल, वो क्या करती है, सेक्रीफाइसेस डे बाय डे, कभी अपने बच्चों के लिए कभी अपनी फैमिलीज के लिए करती रहती हैं। तो प्रॉपर न्यूट्रिशन जो उनको रिक्वायर्ड होता है डे टू डे हाउस होल्ड वर्क के लिए, तो ड्यू टू दिस रीजन ऑल्सो एंड न्यू बॉर्न बेबीज ऑल्सो रिक्वायर लॉट ऑफ न्यूट्रिशन। नाउ ये हमने बात करी थी अर्बन एरियाज की। अब हम बात करते हैं रूरल एरियाज में। तो रूरल एरियाज में हमारे आ गए ट्रेडिशनल आर्टिशियंस आ गए, वीवर्स एंड पॉटर्स, देन पिटी सेल्फ एम्प्लॉयड जो छोटा मोटा काम करके अपना रोज का गुजारा करते हैं, देन सर्विस प्रोवाइडर्स मेनली बार्बर्स एंड द वॉशरमैन, देन डेस्टिट्यूट्स, देन स्मॉल एंड लैंडलेस फार्मर्स जिनके पास छोटे छोटे लैंड है या वो दूसरों के लैंड पे काम करते हैं। तो ऐसे लोग हैं जो डेली इस फूड क्राइसिस की प्रॉब्लम से जूझते हैं, सफर करते हैं। नाउ हंगर, और जब हम फूड इनसिक्योरिटी की बात करते हैं तो हमारा मेन चीज आता है हंगर, भूख। आखिर ये भूख है क्या? Hunger is an aspect of not just indicating food insecurity and poverty but also brings poverty. Hunger क्या है? Hunger हमें बताता है, हमें इंडिकेट करता है फूड इनसिक्योरिटी को कि मेरे पास पर्याप्त मात्रा में फूड नहीं है जिससे कि मैं अपनी नीड को फुलफिल कर सकूं, और ये मुझे डायरेक्टली कहां लेके जाता है? पॉवर्टी पे, बिलो पॉवर्टी लाइन को। The attainment of food insecurity involves eliminating current hunger and reducing the risk of future hunger. अगर मैंने आज मेरी भूख को मिटा ली, मैंने आज मेरे पास पर्याप्त मात्रा है, मैं खाना है, मैंने आज अपनी हंगर को सेटिस्फाई कर लिया, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मेरे पास कल खाना होगा कि नहीं, कल मेरे पास कंज्यूम करने के लिए फूड होगा कि नहीं। तो हमारे पास करंट हंगर की को तो आज मैंने सेटिस्फाई कर लिया, लेकिन फ्यूचर की हंगर की रिस्क मेरे पास आज भी रहेगी। तो दैट इज द हंगर। और हंगर में भी क्रॉनिक एंड सीजनल, और जब हम हंगर की बात कर रहे हैं तो हंगर क्रॉनिक भी हो सकती है और सीजनल भी हो सकती है। अब ये होता क्या है, आइए। Poor people suffer from chronic hunger due to the very low income and are food insecure all the time. जो लोग पुअर हैं, जिनको नहीं पता कि कल मेरे साथ क्या होगा या मेरे पास पैसा होगा कि भी नहीं होगा, जिनके पास वेरी लो इनकम होती है, ये हमेशा फूड इनसिक्योरिटी की प्रॉब्लम को फेस करते ही रहते हैं। तो दे आर कॉल्ड द क्रॉनिक हंगर। इन रूरल एरियाज सीजनल हंगर इज कॉज्ड बाय द सीजनल नेचर ऑफ द एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। अब हम सीजनल हंगर की बात करें तो ऐसी एक्टिविटीज, ऐसी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज जिसमें आज तो ह्यूमन बीइंग इन्वॉल्व है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि 4 महीने बाद मेरे पास काम होगा कि नहीं, क्योंकि 4 महीने, 1 महीने क्रॉप की हार्वेस्टिंग कर ली है, नेक्स्ट 4 मंथ मैं फ्री हूं, तो मेरे पास पर्याप्त मात्रा में कंज्यूम करने के लिए फूड होगा कि नहीं। दैट इज द सीजनल हंगर। तो वी हैव लर्न अबाउट द 2 टाइप्स ऑफ हंगर, दैट इज द क्रॉनिक हंगर एंड द सीजनल हंगर। Chronic hunger means that the people suffer from chronic hunger at a very low income and the food insecure all the time. उसको इस बात का डर हमेशा सताता रहेगा कि कल मेरे साथ क्या होगा, कल मेरे पास होगा कि नहीं।
और सीजनल हंगर अर्बन एरियाज में क्या होता है कि आज तो मैंने 4 महीने के लिए एग्रीकल्चर एक्टिविटी कर ली है, लेकिन अब 4 महीने बाद क्या मेरे पास फूड पर्याप्त मात्रा में होगा? क्या मेरे पास फूड सिक्योरिटी होगी? अगर होगी तो मैं उसको कितने महीने चला पाऊंगा? दैट इज कॉल्ड द सीजनल हंगर। तो ये हमने बात करी थी रूरल एरियाज की। अब अर्बन एरियाज में सीजनल हंगर क्या होता है? In urban areas, seasonal hunger occurs because of the casual type of work like construction work would not get work during the rainy season. देखिए इसमें एग्जाम्पल दिया है कंस्ट्रक्शन वर्कर साइट्स पे जो लेबर्स काम करती हैं, तो जब कंस्ट्रक्शन का काम चलता रहता है तब तो उनके पास पर डे की इनकम आ जाती है, लेकिन जब रेनी सीजन होता है तो उनके पास इनकम सोर्स नहीं होता है, तो दे मेनली सफर फ्रॉम सीजनल हंगर। नाउ need for self-sufficiency in food grains to feed rising population। जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो हमें फूड सिक्योरिटी का भी इंतजाम ज्यादा करना पड़ता है। तो टू फीड राइजिंग पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो उसको फीड करने का हमारे पास प्रॉपर इंतजाम हो। टू फाइट अगेंस्ट ड्रॉट, सूखा, बाढ़ और साइक्लोन से हम किस तरह से फाइट कर पाएंगे, तो ये हमारे पास प्रॉपर प्रिपरेशन होनी चाहिए। To reduce import for food grains and to control prices of the food grains, they are the some need for the self sufficiency कि हमें food grain को क्यों स्टोर करके रखना चाहिए। तो for fighting or to come from the food insecurity problem, the government has taken some food security steps. First one is buffer stock, second one is minimum support price, and third one is issue price. Now come, we will see the first is buffer stock. What is a buffer stock? There are some other points also like subsidy, rationing, public distribution system and the fair price shop also. So now the first one is buffer stock. What is a buffer stock? Buffer stock is a stock of food grains, wheat and rice procured by the government through the FCI. Buffer stock एक ऐसा स्टॉक है जिसमें wheat and rice को फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए इनको स्टोर किया जाता है कि अगर हमें कभी भी नेचुरल कैलेमिटीज आ जाए तो हम उससे अपने आप को सिक्योर कर पाए। तो इट इज डन विद द हेल्प ऑफ द गवर्नमेंट एंड विद द हेल्प ऑफ द FCI, दैट इज द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नाउ व्हाट इज द मिनिमम सपोर्ट प्राइस? नाउ द FCI हैज डिसाइडेड, व्हाट ही हैज डिसाइडेड, FCI purchase wheat and rice for the government from the farmers of surplus status at pre-announced prices। अब FCI क्या करता है? FCI wheat and rice को परचेज कर लेता है गवर्नमेंट से और गवर्नमेंट को कहता है कि आप फार्मर से इस रेट पे खरीदें। एक प्री अनाउंस रेट फिक्स कर दी जाती है, मार्केट में आने से पहले व्हीट एंड राइस की प्री अनाउंस कर दी जाती है रेट, जिसपे गवर्नमेंट उनसे व्हीट एंड राइस को परचेज कर लेता है एंड दिस प्राइस इज कॉल्ड मिनिमम सपोर्ट प्राइस। लेकिन इसमें एक कंडीशन होती है कि जिस मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे फार्मर अपने क्रॉप को सेल कर रहा है, अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, उसमें उसको किसी तरह का लॉस ना हो, सरप्लस ही हो। देखिए एक बार हम दोबारा पढ़ते हैं इसको। FCI परचेज व्हीट एंड राइस फॉर द गवर्नमेंट फ्रॉम द फार्मर। FCI क्या करता है, जो गवर्नमेंट होता है वो फार्मर से व्हीट एंड राइस परचेज करता है। तो FCI क्या करता है, वो गवर्नमेंट से ले लेता है लेकिन प्री अनाउंस प्राइस, मतलब मार्केट में सेल होने से पहले ही उस प्रोडक्ट की प्राइस फिक्स कर ली जाती है और उस प्राइस पे जब फार्मर से लिया जाता है तो इस बात का ध्यान रखा जाता है कि इस पे फार्मर को किसी तरह का कोई नुकसान ना हो। तो दैट प्राइस विच इज फिक्स्ड बाय द FCI विद द हेल्प ऑफ द गवर्नमेंट, दैट इज कॉल्ड द मिनिमम सपोर्ट प्राइस। नाउ इश्यू प्राइस। व्हाट इज इश्यू प्राइस? द ग्रेन स्टोर्स इन द बफर स्टॉक। जब ग्रेन को स्टोर किया जाता है बफर स्टॉक में, आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द डेफिशिएंट एरिया। डेफिशिएंट एरिया मतलब जहां पर फूड की प्रॉब्लम है, स्केर्सिटी है, ऐसे एरियाज में उस ग्रेन को फूड बफर स्टॉक से निकालकर आगे सप्लाई किया जाता है अमंग द पुअर स्ट्राटा ऑफ द सोसाइटी एट द लोअर प्राइस। पुअर सेक्शन के लोगों को और इस प्राइस पे लोअर प्राइस पे सेंड किया जाता है, बेचा जाता है। देन द मार्केट प्राइस नोन एज द इश्यू प्राइस, मतलब मार्केट प्राइस से भी जो लो प्राइस पे इश्यू किया जाता है, दैट इज कॉल्ड द इश्यू प्राइस।
और कहां इश्यू किया जाता है ये? लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, और हम कहें डेफिसिट एरिया ऑफ द सोसाइटी, जहां पर फूड की स्केर्सिटी है। नाउ व्हाट इज द सब्सिडी? Subsidy is the payment that the government makes to the producer to supplement the market price of the commodity. सब्सिडी क्या होता है? एक पेमेंट होता है जो किसके द्वारा किया जाता है? गवर्नमेंट के द्वारा। और किसको देते हैं? प्रोड्यूसर को, जो प्रोड्यूस करता है, जो प्रोडक्शन करता है, टू सप्लीमेंट द मार्केट प्राइस ऑफ द कमोडिटी, कि आप जो भी कमोडिटी अपनी मार्केट प्राइस में बेचेंगे उसके लिए सरकार आपको सब्सिडी प्राइस ऑफर करेगी कि आपका कुछ मार्जिन लेस कर दिया जाएगा। तो ये प्रोड्यूसर को दिया जाता है। इट कीप्स कंज्यूमर प्राइस लो, जिससे क्या होता है, जो कंज्यूमर की जो प्राइस होती है, सेलिंग प्राइस जो होती है, वो लो कर दी जाती है, व्हाइल टू मेंटेन अ हायर इनकम फॉर द प्रोड्यूसर। क्लियर है? एक बार हम दोबारा देखते हैं सब्सिडी क्या होता है। सब्सिडी इज अ पेमेंट दैट गवर्नमेंट मेक्स टू अ प्रोड्यूसर टू सप्लीमेंट द मार्केट प्राइस ऑफ ए कमोडिटी। इट कीप्स कंज्यूमर प्राइसेस लो, क्या करता है? कंज्यूमर की प्राइसेस को लो कर देता है, व्हाइल मेंटेन अ हायर इनकम फॉर प्रोड्यूसर। तो ये सब्सिडी जो है हमें गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है, और किसको दी जाती है? प्रोड्यूसर को, प्रोडक्शन करने वाले। चलिए आते हैं हम रैशनिंग के ऊपर। रैशनिंग क्या होता है? रैशनिंग इन इंडिया डेट्स बैक टू 1940s अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ बंगाल फेमाइन। हमारे यहाँ पे जब बंगाल में फेमाइन आया था 1940s में, तब हमारे यहाँ पे रैशनिंग स्टार्ट करी थी। राशन जिसको कहते हैं ना, बीपीएल कार्ड होल्डर्स और राशन कार्ड जो होल्डर्स होते हैं, ये तब स्टार्ट किया गया था जब हमारे यहाँ पे बंगाल में भूखमरी आई थी, फेमाइन आया था। बट वॉज रिवाइव्ड इन द वेक ऑफ द एक्यूट फूड शॉर्टेज ड्यूरिंग 1960s बिफोर ग्रीन रिवोल्यूशन। और ये ग्रीन रिवोल्यूशन आने से पहले स्टार्ट किया गया था। तो इसमें राशन कार्ड रैशनिंग करी गई थी, जो गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता था, जिसमें 2 रुपए किलो गेहूं या 2 रुपए किलो चावल। ये उस वक्त 1940s की है, 1940s टू 1960s में। तो ये अभी भी कंटिन्यू है विद द हेल्प ऑफ द गवर्नमेंट। ये मेनली दिया जाता है हमारे लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी विच इज बिलो द पॉवर्टी लाइन। द रोल ऑफ द कॉर्पोरेशन इन फूड सिक्योरिटी, कॉपरेटिव्स इन फूड सिक्योरिटी। कॉपरेटिव सोसाइटीज जो हैं वो हमारे क्या हेल्प करती हैं फूड सिक्योरिटी में? तो कोऑपरेटिव सोसाइटी सेटअप शॉप्स टू सेल लो प्राइस गुड्स टू द पुअर पीपल। देखिए लोअर सेक्शन को लो प्राइस में प्रोडक्ट अवेलेबल करवाया जाता है विद द हेल्प ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटीज। इन दिल्ली मदर डेयरी इज द मार्केटिंग स्ट्राइव्स इन द प्रोवाइडिंग ऑफ द मिल्क। देखिए जिसमें एग्जांपल दिया गया है कि दिल्ली में मदर डेयरी एक प्रोडक्ट है जिसमें मिल्क सप्लाई किया जाता है, एंड वेजिटेबल्स टू द कंज्यूमर at control rate decided by the government of Delhi. It is one of the good example which is started by the Delhi, जहाँ पे मिल्क एंड वेजिटेबल्स जो लो क्लास एरिया है, बैकवर्ड एरियाज हैं, उनको प्रोवाइड करवाया जाता है। अमूल इज another example. अमूल another success story of the cooperatives in milk and the milk products from the Gujarat. It has brought the wide revolution in the country. इसमें मेनली फीमेल लेडीज, फीमेल ही काम करती हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी है ये भी, जिसके अंदर जिन लोगों को कंजप्शन का प्रॉब्लम था, जिनको इनकम का प्रॉब्लम था, तो मेनली वही फैमिलीज इसमें इन्वॉल्व है। वो प्रोडक्ट को सप्लाई करती हैं और उनको अच्छा अर्निंग सोर्स भी हो जाता है। इट इज ऑल्सो डन विद द हेल्प ऑफ द गुजरात गवर्नमेंट। इसको कहा गया था व्हाइट रिवोल्यूशन। अगेन in Maharashtra, Academy of the Development Science, that is ADS, has facilitated a network of NGOs for setting up green banks in different। देखिए इसमें भी बताया गया है कि महाराष्ट्र में भी एक अकेडमी खोली गई है, डेवलपमेंट ऑफ एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस, जहां पे भी इन्होंने फूड ग्रेन्स का एक बैंक बना रखा है कि अगर कोई भी ऐसा डेफिसिट एरिया है जहां पर फूड की स्केर्सिटी है, तो with the help of the Maharashtra government they can supply there. Now, so it is about all our chapter. I hope you understand. If there is any point जो आपको लगता है कि ये समझ नहीं आया है, प्लीज आप ये मुझसे पूछ सकते हैं. You can ask me through your YouTube channel also. So I hope you like it. If you have any doubt class, you can ask me
our chapter is over. Food security in India. So you can write down the notes from here only. We will do next chapter in our next class. Okay. Thank you.